हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो और लोथल। दोस्तों, ये शहर है उस प्राचीन संस्कृति के, उस प्राचीन सभ्यता की, जिन्होंने दुनिया को पहली बार एक बेहतर नगर नियोजन, जल निकासी एवं ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कें और उस पर बने नगरों के बारे में बताया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये है सिंधु घाटी सभ्यता के पुराने सारे शहर। ये हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर है, सिंधु और रावी के बीच में। और आप मोहनजोदड़ो को यहाँ देख सकते हैं, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे क्या ये आज ज्योग्राफी वाले सीरीज में ये इतिहास कहाँ से शुरू हो गया। तो दोस्तों, हम बात करेंगे उस क्षेत्र की जहाँ पर ये महान सभ्यता जन्म हुआ। आप सिंधु घाटी और उसके स्थलों के बारे में जानना चाहेंगे तो इस मैप पर ये लगभग सारी चीज़ें उपस्थित हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल, और आपका स्वागत है हमारा इंडियन ज्योग्राफी सीरीज का सिंधु के मैदान सीरीज में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान के बारे में, जिसे पंजाब का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब में है। पंजाब का मतलब सिर्फ इंडियन पंजाब नहीं, यहाँ पंजाब से मतलब है एक पंजाब का वो भौगोलिक क्षेत्र, यानी पंजाब मतलब पंजाब यानी कि द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। वो कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। इन नदियों के जल से सिंचित इस क्षेत्र को पूरा पंजाब कहते हैं। यदि अविभाजित पंजाब की बात करें तो उसमें पाकिस्तान का पंजाब, भारत का हरियाणा, पंजाब, जम्मू और हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है इसमें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु के मैदान की। तो सिंधु का मैदान की यदि हम बात करें तो सिंधु नदी का जो मैदान है वह एक विस्तृत उपजाऊ भूमि है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत ही मंद ढाल के साथ इसका विस्तार उत्तर में हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्र, हिमालय का जो पिडमोंट है वहां से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक है। इस मैदान के जो ढाल की जो प्रवणता है वो 1 फीट प्रति मील या 1 मीटर प्रति 5 मील है। इस मंद ढाल के कारण, यहाँ पर दाल हो गया है, माफ कीजिएगा, ये दाल नहीं ढाल है, और ये टाइपो एरर है। इस मंद ढाल के कारण इस मैदान में विविधता बहुत कम है। क्योंकि ये ढाल बहुत कम है तो मतलब यहाँ की मिट्टी की स्ट्रक्चर में, जो संरचना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक ऊपरी एवं निम्न सिंधु का मैदान। तो चलिए हम देखते हैं, यदि ऊपरी सिंधु के मैदान का एक मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका, इंडस रिवर बेसिन। एक पूरे शहर है, जैसे कि आप यहाँ पर, ये कराची के पास, यहाँ पर कहीं कराची है, इसमें इस मैप में नहीं दिया हुआ है। यहाँ से ये यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। यहाँ आप देखते हैं सुक्कुर या शक्कर, जो भी कहें, सुक्कुर के पास यहाँ नीचे लरकाना है। लरकाना ये भी आपका सिंधु घाटी के सभ्यता के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है। डेरा गाजी खान, यहाँ पर एक जोब है। यहाँ पर एक नदी है सोन नदी, जो कि सोहन या सोन नदी बोलते हैं रावलपिंडी के पास, जिसको बाद में जो यहाँ पर एक सोहन घाटी के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो ये सारा आप इसको देखें, इसको मैप को पूरा एक को कर पाना संभव नहीं है, तो आगे इसको देख सकते हैं आप। तो चलिए हम बात करेंगे इसके मैप पर, फिर आएंगे। ये पंचनद है, जहाँ पर आकर ये सतलज मिलती है। सतलज और चेनाब यहाँ पर मिलती है, जाके ये सतलज में सारी नदियाँ मिल जाती है। देखिए, पहले इसमें चेनाब में झेलम और रावी मिलती है, और चेनाब आके सतलज से मिलती है, और सतलज पंचनद एक जगह है पाकिस्तान में, जहाँ पर आके पंजनद, यहाँ पे पंजाबी भाषा में बोला था, यहाँ सिंधु से मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात करें ऊपरी सिंधु का मैदान। यदि देखें तो सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों, जैसे कौन सी नदियाँ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज द्वारा अपवाहित हैं। इन नदियों द्वारा एक विकसित दोआब प्रणाली की रचना की जाती है। इस क्षेत्र को पंजाब भी कहा जाता है। पंजाब यानी फारसी में इसका होता, पहला होता पंज, मतलब फारसी में इसका अर्थ होता है पंज आब, यानी पंज मतलब 5, आब मतलब पानी। शाब्दिक रूप से यह 5 नदियों की भूमि। निचले मैदान में सिंधु एक विशेष नदीय संरचना, एक नदीय चरित्र का निर्माण करता है। विशेष चरित्र नदी यहाँ पर नदीय चरित्र का निर्माण करती है, जहाँ सिंधु बिना किसी सहायक नदी के एक सकरे मैदान के साथ आगे बढ़ती है। जनरली देखा जाता है कि जिस नदियों का जहाँ सकरा भाग हो जाता है और उसके आसपास पहाड़ हो, या फिर उसमें
अरे सॉरी, पहाड़ नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र से जब गुजरती है नदियाँ तो वो खड्ड या महाखड्ड का निर्माण करती है, घाटी या महाखड्ड का निर्माण करती है, लेकिन यहाँ एक सकरे मैदान का निर्माण करते हुए आगे बढ़ रही है। ये चरित्र आपको सिंधु नदी का जो ये चरित्र है, ये आपको अब नील नदी में भी देखने को मिलेगा। जब वो इजिप्ट सहारा मरुस्थल को पार करती है तो पूरे मरुस्थल में एक नदी के दोनों किनारे एक सकरे मैदान का निर्माण करती है और वो आगे बढ़ती है। और जो मैथनकोट के पास ही इसकी अंतिम प्रमुख सहायक नदी पंचनद, जब चेनाब और सतलज मिल जाती है तो उसे पंचनद कहते हैं, और पंचनद जो है सिंधु में आकर मिलती है। इस क्षेत्र में बाढ़ एक सालाना समस्या है। जुलाई अगस्त में जब इस क्षेत्र में काफ़ी भारी वर्षा होती है तो यहाँ पर ये बाढ़ आ जाता है, ये बाढ़ से डूबा हुआ क्षेत्र होता है उस समय। अब सिंधु नदी के मैदान को हम जनरली 3 भागों में, ऊपरी जो मैदान है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र, दूसरा दोआब और तीसरा सुलेमान पर्वत पदीय क्षेत्र। तो पहले देखते हैं हिमालय पर्वत पदीय क्षेत्र। यदि हिमालय पर्वत पदीय क्षेत्र या उप शिवालिक क्षेत्र की बात करें तो पहले चलिए इसको एक मैप पर देख लेते हैं। हाँ कि इस मैप, ये फिजिकल मैप है, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। आप ये जो देख सकते हैं हिमालय का, आप ये पूरा हिमालय है। इसके दक्षिण में जो हल्का जो आपका लाइट कलर है, ये उप शिवालिक या हिमालय पर्वत पदीय क्षेत्र के जाना जाता है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है। ये भी एक विशेष संरचना, एक मैदानी संरचना का निर्माण करती है। ये हिस्सा को हिमालय पर्वत पदीय क्षेत्र कहा जाता है। हिमालय उप शिवालिक क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में फैला है जहाँ सिंधु पहाड़ों से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है, जिस कारण यहाँ पर तीव्र ढाल देखने को, यहाँ पर ढाल काफ़ी तेज होता है। इस क्षेत्र में बहुत सी छोटी छोटी धाराएं एक कटा छटा भू आकृति का निर्माण करती हैं। क्योंकि पहाड़ से निकल रही हैं तो पहाड़ से एक धाराएं नहीं, बहुत सारी धाराएं निकलती हैं और वो इस क्षेत्र को काफ़ी कटा छटा बनाती है। मतलब एक मैदान को काटकर पठारों जैसी एक आकृति का निर्माण करती है। आप इसमें देख सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं यहाँ पर कैसा है ये। तो पठारों जैसी आकृति का निर्माण करती है ये यहाँ पर है। और ये जो धाराएं हैं गर्मी, मतलब ये गर्मी में सूख जाती हैं और सिर्फ वर्षा ऋतु में ही इसमें पानी होता है, बाकी साल भर ये सूखी रहती हैं। इन छोटी धाराओं में अपरदन की बहुत शक्ति होती है, क्योंकि छोटी धाराएं हैं न, पहाड़ से सीधे निकल रही हैं। जैसे ही पहाड़ से वो सीधे निकलेंगे तो इसकी काफ़ी तीव्र गति के साथ नीचे आएंगे, तो इसके कारण यहाँ पर ये एक कटाव बहुत तेज होगा इनका। अब है दोआब। दोआब की यदि बात करें तो यहाँ पर फिर यही बात है, दो आब यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब जो होता है वो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। माफ कीजिएगा, लिखने अभी तक आया नहीं है मुझे इस पेन माउस से, सीख रहे हैं धीरे धीरे। ये एक्चुअली 2 नदियों का क्षेत्र होता है। विभिन्न नदियों के दोआब मिलते जुलते 4 अलग अलग स्थल रूपों के रूप में देखा जा सकता है। एक्टिव फ्लड प्लेन, मिएंडर फ्लड प्लेन, कवर फ्लड प्लेन, स्कैलॉप्ड इंटरफ्लूक्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब इनके बारे में जब शायद मैंने जो फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज में इनको बताया है, जब फ्लड प्लेन की बात की थी तो उसमें तो नहीं बताया है, तो आप देख के बताइएगा, हम इसको करेंगे आगे इसका जो है डेफिनेशन के बारे में। एक्टिव फ्लड प्लेन्स को स्थानीय तौर पर खादर या बेट कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में नदियों के द्वारा छोड़ दिया जाता है। आप कह सकते हैं नदियों का जो बफर जोन होता है, गर्मियों में वो सूखा रहता है लेकिन बारिश में वो पानी आ जाता है। जैसे कि बिहार में देखें तो इस क्षेत्र को दियारा कहा जाता है। यहाँ पर घास, मतलब पशु चारा और कुछ सब्जियों की भी खेती की जाती है। बरसात में डूब जाता है और ये गर्मियों में ही सूखा रहता है। जहाँ नदियों के द्वारा रास्ता बदलने की भी घटना देखी जाती है। इस क्षेत्र में दोआब का जो क्षेत्र है, क्योंकि अभी भी ये पहाड़ों से उतर रही है, अपने साथ बहुत सारे अवसाद के साथ आ रही है, तो यहाँ पर सिंधु नदी अपना, यहाँ की जो नदियाँ छोटी छोटी सहायक नदियाँ, वो अपना रास्ता भी बदलती है। जैसे कोसी नदी भारत में बदलती है, कभी तीस्ता भी, भारत की जो तीस्ता नदी है वो भी रास्ता बदलती थी। अब तीस्ता नदी की बात यदि करें तो कहा जाता है कि वो पहले कभी वो गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, अब वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सिंधु सागर दोआब इस क्षेत्र का सबसे विपन्न, यानी कि कह सकते हैं सबसे गरीब दोआब है। सिंधु और चेनाब के बीच का ये क्षेत्र है सिंधु सागर दोआब। चलिए हम इसको देखेंगे, इसके बारे में कहाँ पर है इस, एक मिनट इसको देख ही लेते हैं। सिंधु और चेनाब, ये रहा, ये जो क्षेत्र है ये सबसे विपन्न है यहाँ का दोआब, ये यानी कि सबसे गरीब। यहाँ पर खेती कृषि वगैरह बहुत कम होता होगा, जिसके कारण ये इसकी विपन्नता आई है। इस क्षेत्र में मतलब कहा है दोआब है सिंधु और चेनाब के बीच का है। इसका अधिकांश हिस्सा मरुस्थल है, ये बहुत बड़ा हिस्सा मरुस्थल है। इस क्षेत्र में अत्यधिक जल जमाव के कारण लवणता बढ़ जाती है।
यहाँ पर जल जमाव होता है जिसके कारण लवणता बढ़ जाती है। आप यदि सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की या फिर हड़प्पा संस्कृति के पतन की जब बात करेंगे, इस पर पढ़ेंगे, तो उसमें एक कारण ये भी था कि वहाँ पर जो जमीन की लवणता काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके कारण उत्पादकता कम होगी, उत्पादन कम हो गया और लोग वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए। लवणीय जल को यहाँ से बाहर निकालने के लिए सिंधु नदी के समांतर जलमार्ग का निर्माण किया जाता है। यह जलमार्ग पंजाब में सिंधु से लवणीय जल को अरब सागर तक ले जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह का जलमार्ग होता है, एक नहर होता है, एक तो मीठे पानी का, दूसरा खारे पानी का। खारे पानी, मीठे पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है और फिर उस खारे पानी, उससे जो बचा हुआ खारा पानी होता है उसको फिर बहाकर नदियों तक ले जाया जाता है। अब हमारा है नेक्स्ट सुलेमान पर्वतपदीय क्षेत्र। एक सुलेमान पर्वत है, आप एक मिनट इसको देख लेते हैं एक मैप पर फिर से। हाँ, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये है सुलेमान पर्वत क्षेत्र, पर्वत इसको बोलते हैं, इस क्षेत्र को सुलेमान पर्वत है। ये सुलेमान पर्वतपदीय क्षेत्र जो है हिमालय पर्वतपदीय क्षेत्र से भिन्न है। यह क्षेत्र सालों भर सूखा रहता है। बहुत सी वादियां एवं धाराएं इस क्षेत्र को लहरदार बनाती हैं। बहुत सी धाराएं हैं, छोटी छोटी नदियां हैं और घाटी जैसी चीज होती है, आकृति होती है जो इसको लहरदार बना देती है। गंगा का मैदान भी यदि आप नीचे आके देखें, गंगा के दक्षिण में वो भी एक लहरदार मैदान है, जिसके कारण यहाँ पर भी जल जमाव देखा जाता है। यहाँ बाढ़ का मैदान काफी सकरा होता है। इस जगह पर जो नदी का जो फ्लड प्लेन है वो बहुत सकरा होता है। सिंधु नदी का जो निचला मैदान है, जिसका अधिकांश भाग सिंध प्रांत में पड़ता है, लगभग समतल है तथा इसका ढाल 1 फुट प्रति 10 किलोमीटर है। सिंधु नदी के क्षेत्र में भूमिगत जल की जो प्रकृति है, प्रकृति में काफी परिवर्तन देखा जाता है। यहाँ सिंधु क्षेत्र में भूमिगत जल लवणीय है, जो कि कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। अब देखिए यहाँ पर है कि ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे तो मीठा पानी है, बीच में आके फिर से वो लवणीय हो जाता है और इसकी लवणता भी काफी तेजी से बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र में जो जल है या फिर जो भूमिगत जल है या फिर भूमि है, उसका लवणीय होने के अलग अलग कारण है। इसके बारे में हम कभी इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो और ये है हमारा सुलेमान का जो पिडमोंट है, ये क्षेत्र है सुलेमान पिडमोंट, जिसको सुलेमान पर्वतपदीय क्षेत्र बोलते हैं। ये क्षेत्र सुलेमान का है और ये जो है उसका बलूचिस्तान का रीजन है, पाकिस्तान का। तो अक्सर इस क्षेत्र में अक्सर सिंधु नदी की बाढ़ एवं सागर में उच्च ज्वार की वजह से तटीय क्षेत्र में जल जमाव हो जाता है। अब सिंधु नदी की जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, उसमें भी इसका जल जमाव भी एक समस्या थी। आपको जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चला सिंधु घाटी में जल जमाव, और जल जमाव का कारण क्या था यहाँ पर। एक तो था कि सिंधु नदी में जो अरब सागर में उच्च ज्वार के कारण यहाँ इस क्षेत्र में जल जमाव होता था, और कहा जाता है किसी समय इस क्षेत्र में टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से सिंधु नदी का मुहाना ऊपर उठ गया था, जिसके कारण ये मार्ग थोड़ा बहुत अवरुद्ध हो गया और बरसात में ये पूरा नदी एक झील में परिवर्तित हो जाता था पूरा, जिसके कारण भी यहाँ लवणता बढ़ी। नदी का एक्चुअली बहाव जो है अनियमित है। ये पूरा इसका जो वेस्टर्न रीजन है सिंधु नदी की, और जो कि पूरा मरुस्थल है, और ये एक एरिड रीजन है, शुष्क क्षेत्र, जिसके कारण यहाँ पर लवणता काफी बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, आज था हमारा ये सिंधु का जो मैदान है उसके बारे में थोड़ा सा एक परिचय कहें या छोटा सा एक कोशिश हमारी कि आपको हम अधिक से अधिक कुछ जानकारी दे सकें। शुरू में हमने कोशिश किया कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता और इससे के साथ इसको जोड़ने की कोशिश की। यदि इसमें लगता है आपको कुछ और भी चाहिए तो आप इसके बारे में बताइए। पहले तो मेरा वीडियो देखिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हो सके तो टैग भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, एक और बात बता दूं, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो गंगा के मैदान पर होगा, और देखते हैं गंगा के मैदान को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।